हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बिजनेस लॉ सेमेस्टर 2 की यूनिट 2 के दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर जो कि हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है वो करने वाले हैं। इस यूनिट 2 में सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं, दो एक्ट कह सकते हो आप, जिसमें से एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक चैप्टर है जिसमें से दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहो तो सिर्फ एक चैप्टर करके जा सकते हो, जिससे आपका यूनिट 2 का जो 30 मार्क्स का पेपर है वो आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव एक्ट का, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक एक्ट है जो हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट जो भी हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड होती है या फिर बाकी पर्पस के लिए वो डिफाइन करती है। तो सबसे पहले फर्स्टली टू प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थ्रू वर्क्स कमिटी। सेकंड, टू प्रोवाइड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। थर्ड, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और नेशनल ट्रिब्यूनल्स। फोर्थ होता है हमारा स्ट्राइक्स या फिर लॉकआउट एक स्पेसिफाइड पीरियड में। स्ट्राइक्स वर्कर से रिलेटेड होती है और लॉकआउट एम्प्लॉय से। फिफ्थ, टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर। क्लोजर मर्जर से होता है, ले ऑफ परमानेंट होता है। और सिक्स्थ हम करते हैं डिफाइन और प्रोहिबिट करना हमारे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को। ये सारे 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस आपकी बुक में बहुत सारी दी हुई, जिनमें से कोई दो या एक डेफिनेशन ज़रूर आती है 5 मार्क्स के लिए। ये प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है। डेफिनेशंस कभी भी आप एक वर्ड या फिर आप उसको एग्जांपल दे के लिख सकते हो कुछ लाइंस में, पर मार्क्स हमेशा प्रॉपर डेफिनेशन के ही मिलेंगे आपको। तो अवार्ड का मतलब होता है इंटरिम या फिर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या फिर कोई क्वेश्चन जो भी रिलेटेड है लेबर कोर्ट के, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो इंक्लूड करता है आर्टिब्रेशन अवार्ड जो भी हमारे सेक्शन 10A में हुई हो। ये डेफिनेशन बहुत छोटी है, पर ये 5 मार्क्स में कैसे आता है, आपको दो डिफरेंस दे देंगे कि अवार्ड या फिर एक और चीज़ में डिफरेंस करके दो, ताकि आपका 2.5 मार्क्स का ये अवार्ड हो जाए जिसमें आप और एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको ये सारी डेफिनेशंस करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं इस वीडियो में करा रही हूँ। अगर आप सिर्फ वो कर लोगे आप पेपर में आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। कंसाइलेशन ऑफिसर, ये ऑफिसर होता है जो अपॉइंटेड होता है बाय दिस एक्ट। कंसाइलेशन प्रोसीडिंग्स, जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स होती है बाय कंसाइलेशन ऑफिसर या फिर बोर्ड अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट होता है हमारा एम्प्लॉयर एक रिलेशन में अगर वो इंडस्ट्री से कैरी आउट हो रहा है या फिर किसी अथॉरिटी से ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो प्रिस्क्राइब कर सके अपने बिहाफ पे जहाँ पे कोई भी अथॉरिटी प्रिस्क्राइब नहीं है बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर आप इन्हें याद भी कर सकते हो। इन रिलेशन टू एनी इंडस्ट्री कैरिड ऑन बाय बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी, जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा ऑफ दैट अथॉरिटी। मेरी पुरानी वीडियोस में कुछ लोगों के कमेंट थे कि सिर्फ मैं रीड कर रही हूँ। ये बिजनेस लॉ है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स नहीं है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन समझाए जाएं। बिजनेस लॉ में अगर आप डेफिनेशन किसी की समझ भी लोगे, आपको पेपर में जो प्रॉपर डेफिनेशंस है वर्ड टू वर्ड उसके ही मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स पूरे वही लिखने पड़ते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव आप खुद से नहीं बना सकते हो, और जो हमारे लॉज होते हैं आप उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो बेसिकली मेरी वीडियोस नोट्स के लिए है, तो आई होप इट हेल्प्स। नेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्री की डेफिनेशन। इंडस्ट्री एक बिजनेस हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चर या फिर कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इंक्लूड करता है हमारी सर्विस को, एम्प्लॉयमेंट को, हैंडीक्राफ्ट को, या फिर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन या फिर एवोकेशन ऑफ वर्क्समैन। तो इंडस्ट्री एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होगी जो भी कैरिड ऑन है बाय कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर या फिर वर्क्समैन, जो प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज
विद अ व्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स या फिर उसके विशेस, वेदर और नॉट एक कैपिटल जो भी इन्वेस्ट हुई है फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी जो कैरिड ऑन है बाय ए मोटिव टू गेन प्रॉफिट, बट कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती जैसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन, विलेज इंडस्ट्रीज़। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, अभी आप रीड करोगे आपको खुद ही समझ आ रहे हैं क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या नहीं इंक्लूडेड, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कई बार 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक डिस्प्यूट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन जो भी कनेक्टेड होता है एम्प्लॉयमेंट से या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ अ पर्सन। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या बोल सकते हैं हम, रियल डिस्प्यूट या फिर डिफरेंस। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है डेफिनेशन का वो एनी डिस्प्यूट या फिर डिफरेंस से रिलेटेड होता है, जो हमारा एक रियल डिस्प्यूट होना चाहिए जो सेटलमेंट के कैपेबल हो, जो रिक्वायर करे वन और पार्टी एक से ज़्यादा पार्टीज को रिलीफ मिले। सेकेंड है पार्टीज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, हमने देखा वर्कमैन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर और वर्कमैन। तो कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हमारे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी पर्सन के जो भी रिलेटेड है, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बिटवीन वर्कर और एम्प्लॉयज सच एस बोनस वेजेस, उन सब में ये कवर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है ले ऑफ की। ले ऑफ हमारा फेलियर, रिफ्यूज़ल या फिर इनएबिलिटी एक एम्प्लॉयर की ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर या फिर रॉ मटेरियल्स या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक या फिर हमारी ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट है एक वर्कमैन को जो उसको नाम दे रही है, जो बॉर्न हो रही है ऑन द मस्टर रोल्स ऑफ हिज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, जो रिट्रेच नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब होता है टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर सस्पेंशन ऑफ वर्क, रिफ्यूजल एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड बाय हिम। लॉकआउट बेसिकली रिफ्यूज़ल, या तो एम्प्लॉयर खुद मना कर दे कि वो काम नहीं करेगा या फिर जो उसका बॉस है वो मना कर दे कि अब काम हम आगे नहीं करेंगे, या फिर पर्सन की जो एबिलिटी है वो ना रहे काम। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस PUS। तो कोई भी रेलवे सर्विस, कोई भी सर्विस जो भी कनेक्शन है मेजर पोर्ट से रिलेटेड, कोई भी सेक्शन हमारा इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का, कोई भी पोस्टल, टेलीग्राफ या फिर टेलीफोन सर्विस, एक इंडस्ट्री जो सप्लाई करे लाइट, पावर या फिर वाटर टू पब्लिक, कोई भी सिस्टम ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड। 6 पॉइंट्स इनफ है, आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं स्किप कर रही हूँ आप वो स्किप कर सकते हो। कोई 99% तो नहीं आएंगे जो भी हमने स्किप किए हैं, अगर 1% आ भी जाते हैं फिर भी उनके साथ जो हमने किया उनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिट्रेचमेंट। इसका मतलब होता है जो भी टर्मिनेशन हो रही है बाय एम्प्लॉयर अब उसके सर्विस से ऑफ अ वर्कमैन। तो ये क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट एक वर्कमैन का, रिटायरमेंट एक वर्कमैन का जब वो उसने रीच कर ली अपनी एक एज, टर्मिनेशन जो भी हमारा सर्विस ऑफ वर्क, और लास्ट होता है टर्मिनेशन एक सर्विस ऑफ द सर्विस बाय वर्कमैन अगर उसकी कोई भी तबीयत ख़राब है या फिर और कोई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिसेस स्पेसिफाइड है 5th शेड्यूल में। वेजेस हमारे वेजेस का अगर हम बेसिक मीनिंग पता ही होगा सबको, जो भी पैसे मिलते हैं एम्प्लॉय वेजेस, जैसे जो रोज़ के रोज़ वेजेस मिलते हैं, जैसे दिहाड़ी पर काम करते हैं जो लोग, तो वेजेस होता है। बट आप ये लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते इसमें क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। तो वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो रिलेटेड हो सकते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड या फिर इम्प्लाइड। तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, अलाउंसेस एज वर्कमैन, वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, कोई भी ट्रैवलिंग कंसेशन, कमीशन पेबल ऑन प्रमोशन ऑफ सेल,
क्या क्या इंक्लूड नहीं करता, कोई बोनस, कोई ग्रेच्युटी या फिर कोई कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा वर्कमैन। तो वर्कमैन एक पर्सन होता है जो एम्प्लॉयड होता है, वो स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, ऑपरेशनल, क्लरिकल या फिर सुपरविजरी, जिसको हमने काम पे रखा है फॉर हायर या फिर रिवॉर्ड के लिए, जहाँ पे उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। अब ये फिर से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन आ गई है, हमने पहले की है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइन करता है एक डिस्प्यूट जो एम्प्लॉय के बीच हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच, वर्कर वर्कर के बीच और वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच, किसी भी टर्म्स पे एम्प्लॉयमेंट की या फिर कोई भी कंडीशन टू वर्क। तो टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ऑफ राइट जो रिलेटेड होता है एप्लीकेशन या फिर इंटरप्रिटेशन किसी भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट जो रिलेट करता है हमारे क्लेम्स पे या फिर एम्प्लॉयज़ पे जो भी हमारा प्रपोजल हुआ है बाय मैनेजमेंट अबाउट टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कुछ डिसीजंस होते हैं जो हैंडल करे जाने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे फेयरनेस और स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डिस्प्यूट बिटवीन राइवल यूनियन, पेमेंट जो भी हम अपने वर्कर्स को दे रहे हैं वो किस बेसिस पर है, लॉकआउट या फिर क्लेम, डिस्प्यूट बिटवीन हमारे एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये सारे जितने भी डेफिनेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉजेज़ हैं, ये 5 या 15 मार्क्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। 15 में ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, 5 में तो बहुत चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या क्या हो सकता है, डिसमिसल या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन या फिर हमारा आइडियल मैन पावर। नेक्स्ट है हमारे डिमिनिशिंग रियल वेजेस, तो ये खुद ही अंडरस्टूड है, आप रीड भी कर सकते हो। चेंज एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का बिहेवियर ही चेंज हो गया। इनएफिशिएंसी ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफन फेल टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, तो रीजंस क्या हो सकते हैं, राइवलरी हो गई, नॉन रिकग्निशन है, कंप्लीट कंपल्सरी सेटलमेंट है, ट्रेड यूनियन जनरली बॉदर नहीं करते किसी भी एस्पेक्ट पे ऑफ लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर एक्सेप्ट उनके वेजेस। तो ट्रेड यूनियन लीडर्स वो होते हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड नहीं होते बट दे आर आइसोर, तो ट्रेड यूनियंस अनस्टेबल रहते हैं। ट्रेड यूनियन जनरली फंक्शन करते हैं बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनिटी कंसिडरेशन। 6 होता है हमारा मैनेजमेंट एटीट्यूड टू लेबर कि कैसे बिहेव कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ सूटेबल ग्रीवियंसेस रिड्रेसल प्रोसीजर। या आप सिर्फ हेडिंग्स याद कर लोगे, 5 मार्क्स में हेडिंग्स करेक्ट लिखोगे और डेफिनेशन खुद के वर्ड्स में लिखोगे, वो आप कर सकते हो। पर जो हमने पहले डेफिनेशंस की प्रॉपर, तो उनमें आपको वर्ड टू वर्ड याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या फिर अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट्स लिखोगे, तो सबसे पहला है टू प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू वर्क्स कमेटी, ये हमने वीडियो के स्टार्ट में भी किया है। तो सेकंड है हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, थर्ड लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नेशनल ट्रिब्यूनल। लास्ट ही देख लेते हैं, बाकी आप रीड कर सकते हैं। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, यही सब है, ले ऑफ, रिट्रेचमेंट, क्लोजर, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो अथॉरिटीज़ फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, वर्क कमिटी, कंसाइलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और वॉलंटरी ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहले या फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ सकते हो। सबसे पहले अथॉरिटीज़ अंडर एक्ट, सबसे पहला फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सेकंड है कॉन्सिलेशन, थर्ड इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ एडजुडिकेशन और लास्ट होता है हमारा एट्रीब्यूटेशन। तो सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए हमारी वर्क कमेटी देख सकते हो आप, अथॉरिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्क कमेटी। तो इसका बेसिस क्या रहेगा, ये एक्ट रिक्वायर करता है सारे इस्टेब्लिशमेंट जो एम्प्लॉय करते हैं 100 या फिर उनसे ज़्यादा वर्कमैन, जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ वर्कमैन एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, किसी भी दिन या फिर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स टू कॉन्स्टिट्यूट
हमारी वर्क कमेटी, वो इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय और वर्कमैन होना ज़रूरी है। हमारी कंसल्टेशन बाय ट्रेड यूनियन नेसेसरी है। जो भी हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्पेशली या फिर जनरल ऑर्डर रिक्वायर होना उनका ज़रूरी है टू कॉन्स्टिट्यूट वर्क कमेटी। और जो भी डिसीजन होगा इन वर्क कमेटी तो उसके अंदर ये होना ज़रूरी है। तो ड्यूटीज़ देखते हैं हम वर्क कमेटी की। जॉइंट कंसल्टेशन बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एंड वर्कर। प्रमोट करना मेजर फॉर इंश्योर गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। डिस्कस करना मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सेटल करना डिफरेंसेस को। गिव अ फ्री हैंड टू पार्टीज टू डिस्कस, आर्ग्यू, एग्री एंड रीबट। रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑन लेबर। तो इसके अंदर सबसे पहले एक एटीट्यूड होना चाहिए कि ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एडिक्वेट सपोर्ट होना चाहिए फ्रॉम यूनियन। प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ स्कोप एंड फंक्शन ऑफ वर्क कमिटी। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मल्टीपल बाय पार्टी। सेकेंड है हमारा अथॉरिटीज़ फॉर कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्सिलेशन बाय कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स। तो सबसे पहला अपॉइंटेड बाय कॉन्सिलेशन ऑफिसर। तो अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 हमारा एक्ट एम्पावर करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना नंबर ऑफ पर्सन जो सोचते हैं कि वो फिट है एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर बनने के। उनकी चार्ज हो सके ड्यूटी ऑफ मेडिकेटिंग इट एंड प्रमोटिंग इट सेटलमेंट। तो मेन ड्यूटी इसकी यही रहेगी, मेडिएट करना, प्रमोट करना सेटलमेंट को। पावर एंड फंक्शन कॉन्सिलेशन ऑफिसर की सबसे पहला होता है एंट्री इनटू प्रेमिसेस, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। बी है पावर ऑफ अ सिविल कोड, सेक्शन 11 सबसेक्शन 4। तो इसके अंदर वो इन्फोर्स करता है अपनी अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन। कंपेल करना प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कैरी आउट करना अपनी ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम बाय एक्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिलेशन ऑफिसर एज अ पब्लिक सर्वेंट। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। तो ड्यूटीज़ क्या होती है, ये होल्ड करते हैं हमारे कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स को। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि 15 मार्क्स में आपको सब हेडिंग्स याद होना इम्पॉर्टेंट है। हेडिंग्स सब हेडिंग्स अगर आपने सही लिखी हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। फुल तो नहीं होते बट 15 में से आपको 12 आराम से मिल जाते हैं अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा है। और आप बाकी रीड कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि ये खुद एक पूरा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट हो जाएगा और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप जो इसके अंदर लिखने वाला पार्ट है आप वो देख सकते हो। सेकेंड है इन्वेस्टिगेट करना डिस्प्यूट को, प्रमोट करना एमिकेबल सेटलमेंट को। नेक्स्ट होता है रिपोर्ट भेजना, मेमोरेंडम फॉर सेटलमेंट। ये जो सबसेक्शंस लिखे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हेडिंग्स में लिखे होने ज़रूरी हैं। तो रिपोर्ट जब सेटलमेंट अराइव नहीं हुई, प्रोसीडिंग्स बाय अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और हमारा टाइम पीरियड ऑफ सबमिटिंग रिपोर्ट। सेकेंड है कॉन्सिलेशन बाय बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, सेक्शन 5 में। तो इसका मतलब होता है जो भी हमारा बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन है एक परमानेंट बॉडी नहीं होता, तो वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जब ओकेजन राइज हो या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे कि वो रेफ़र करे किसी भी मैटर में हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को टू बोर्ड, ताकि हम जो भी हम प्रमोट कर रहे हैं सेटलमेंट वो थ्रू कॉन्सिलेशन हो जाए बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी। तो इसका पर्पस रहेगा कि ये प्रमोट करे सेटलमेंट को अगर कोई भी फेलियर हो रहा है फॉर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स बाय कॉन्सिलेशन ऑफिसर। तो इसके अंदर मेंबर्स रहेंगे हमारे चेयरमैन, बोर्ड जो कंसिस्ट कर सकते हैं 2 या फिर 4 मेंबर्स। अगर कोई पार्टी फेल कर रहा है तो उसके अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, और हमारा कोरम फॉर मीटिंग इज़ 2, जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स 3 या फिर 5 हो सकते हैं। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। सबसे पहले पावर होता है प्रमोट करना सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज थ्रू नेगोशिएशन, इंड्यूसमेंट, नो फिक्स प्रोसीजर। एंट्री इनटू प्रेमिसेस, मेंबर्स या फिर कॉन्सिलेशन ऑफिसर नीड टू विजिट द प्रेमिसेस ऑन एस्टैब्लिशमेंट। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इन्फोर्स करना अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कंपेल करना प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इशू करना कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस। नेक्स्ट है हमारे मेंबर्स ऑफ बोर्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो मेंबर्स हमारे हो सकते हैं जो भी डीम्ड है हमारे पब्लिक सर्वेंट विद सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड।
ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन सेक्शन 31, इन्वेस्टिगेट करना डिस्प्यूट को और प्रमोट करना एमिकेबल सेटलमेंट, सेंड रिपोर्ट विद मेमोरेंडम फॉर सेटलमेंट अराइव्ड। नेक्स्ट होता है रिपोर्ट करना जब हमारी कोई भी सेटलमेंट अराइव नहीं हो रही है, प्रोसीडिंग्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और लास्ट होता है टाइम पीरियड, तो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स जो भी हमारा बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन कर रहा है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए विद अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट जब वो रेफर किया गया। सी है हमारा कॉन्सिलेशन में अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन हमारी थर्ड अथॉरिटी है अंडर एक्ट। तो जो कंसाइलेशन था उसमें हमने दो की, कंसाइलेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 4 और कंसाइलेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 5। तो अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन में हमारी एक ही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 6। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जस्ट लाइक बोर्ड ऑफ कॉन्साइलेशन एक परमानेंट बॉडी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूट होता है एज एंड व्हेन ओकेजन राइजेस। तो जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रही है जो बहुत ज़रूरी है तो उसके अंदर नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है ऑफ ऑफिशियल गैजेट, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो पावर और प्रोसीजर, सबसे पहले पावर जैसे बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के पास है वैसे ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो कोई भी फिक्स प्रोसीजर। तो एंट्री इनटू प्रेमिसेस, तो जो हमारे मेंबर्स हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है जस्ट लाइक कॉन्साइलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्साइलेशन, उनके पास पावर है कि वो एंटर कर सकते हैं प्रेमिसेस को ऑफ कंसर्न इस्टेब्लिशमेंट। पावर सिविल कोर्ट की वो वेस्टेड होती हैं विद इन सेम पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर्स। तो फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर ये पॉसिबल होता है कि जो भी हमारा रेलेवेंट मैटर है या फिर जो भी हमारा इशू है वो रिक्वायर करे इन्वेस्टिगेशन या फिर असिस्टेंस, तो फ्रॉम द पर्सनस जो जिनके पास स्पेशल नॉलेज है अंडर दिस कंसिडरेशन या फिर इंक्वायरी बाय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट है हमारे मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। तो इसके अंदर हमारे मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जस्ट लाइक कॉन्सिलेशन ऑफिसर या फिर हमारे मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन उसके अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं एज पब्लिक सर्वेंट्स। तो ड्यूटीज़, तो जो वर्ड हमारा ऑर्डिनरी है वो इंडिकेट करता है हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है या फिर शॉर्टन कर सकती है हमारा पीरियड ऑफ 6 months। अथॉरिटी हमारा फोर्थ अथॉरिटीज अंडर एक्ट में है अथॉरिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये हमारा 3 टायर सिस्टम इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले लेबर कोर्ट, तो इसके अंदर लेबर कोर्ट के अंदर एक 1 person होना बाय अपॉइंटेड हु इज़ अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्सन्स, तो ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज नॉट लेस देन 3 years, 7 years के लिए और जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए नॉट लेस देन 7। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक लेबर कोर्ट का नॉट लेस देन 5 year। तो स्कोप क्या हो सकता है, हमारी लीगैलिटी ऑफ ऑर्डर जो पास की गई बाय एम्प्लॉयर, अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर, एप्लीकेशंस ऑफ और हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल ऑफ वर्कमैन, विड्रॉल या फिर कोई भी हमारी कस्टमरी कंसेशन, इलीगैलिटी ऑफ अ स्ट्राइक या फिर लॉग आउट, और हमारे मैटर्स जो भी रिलेटेड है अदर देन 3rd शेड्यूल। सेकेंड है हमारा ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 7A। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हमारे ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। सेक्शन 7A(2) में हमारा कोई भी एक पर्सन अपॉइंटेड होना चाहिए बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशंस मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, पीरियड उसका 3 years से कम नहीं होना चाहिए फॉर अ डिस्ट्रिक्ट जज एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसका स्कोप देखेंगे, हमारे वेजेस जो इंक्लूड कर रहे हैं पीरियड को या फिर मोड ऑफ पेमेंट, कॉम्पनसेटरी या फिर अदर अलाउंसेस, आवर ऑफ वर्क और रेस्ट इंटरवल, लीव हमारे वेजेस और हॉलीडेज़ की, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, रैशनलाइज्म और रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कमैन या फिर क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। थर्ड है हमारे नेशनल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 7B। तो इसके अंदर ये सेंट्रल लेवल पर वर्क करता है, तो इसके अंदर भी वही एक पर्सन अपॉइंट होना ज़रूरी है
जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। हमारी क्वालिफ़िकेशंस ऐसी होनी चाहिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे नेशनल ट्रिब्यूनल का हाई कोर्ट में अपॉइंटेड हो एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे कि जो भी हमने अपॉइंट किया 2 पर्सन एज एक्सेसर्स, तो वो एडवाइस करें नेशनल ट्रिब्यूनल को। स्कोप नेशनल इंपॉर्टेंस, डिस्प्यूट जो अफेक्ट करे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेट कर सकते हैं हमारे 2nd या फिर 3rd शेड्यूल को। तो कोई भी पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू कंटिन्यू इन ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होना चाहिए, उसकी एज 65 से कम होनी चाहिए। हमारा लास्ट अथॉरिटी फॉर एट्रीब्यूटेशन वॉलंटरी, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। तो इसके अंदर प्रोसीजर, सबसे पहले हम एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं जब हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, और जो भी हमारे एम्प्लॉयर और वर्कमैन है वो म्यूचुअली एग्री करते हैं डिस्प्यूट को। सेकेंड है हमारा अवार्ड बाय एम्पायर, तो इसमें हम प्रोवाइड करते हैं एक इवन नंबर ऑफ एट्रीब्यूटर्स कॉपी जो हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, जो भी हमने सारा कंसाइलेशन ऑफर किया है। फोर्थ है हमारा इन्वेस्टिगेशन बाय एट्रीब्यूटर या फिर सबमिशन ऑफ रिवॉर्ड अंडर सेक्शन 10A, तो इसके अंदर वो रिक्वायर होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे डिस्प्यूट। ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी, ये सेक्शन 9C के अंडर अमेंड हुआ है बाय एक्ट 24 ऑफ 2010, तो इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। तो जो हमारा चेयरमैन है वो सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम एम्प्लॉयर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिक्वायर करता है एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। टाइम लिमिट तो 30 डेज ही रहेगा। कोई भी वर्कमैन अगर एग्रीव कर रहा है विद डिसीजन ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी, तो वो अपील कर सकता है टू एम्प्लॉयर अगेंस्ट द डिसीजन। प्रोविजन ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी अप्लाई नहीं होता टू वर्कमैन फॉर whom they have established। रेफरेंस देख सकते हो, बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट। अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है पर आपको पता है वो किस चैप्टर से है, तो आप कुछ भी उस चैप्टर से लिखाओगे तो भी आपको कुछ